Assalamu alaikum dear students. Today we will start our next topic, that is the functional group. Functional group is basically an atom or group of atoms or a double bond, or it can be a triple bond, whose presence imparts specific properties to organic compounds. They are the chemically functional part of molecule. Let me explain you. Basically बेटा किसी भी chemical organic compound के अंदर कोई एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि जिनकी प्रेजेंस जो है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेशल प्रॉपर्टीज देती है, जिनकी प्रेजेंस से उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आती है जो उसी से रिलेटेड होंगी। मतलब जहां पर वो ग्रुप मौजूद होगा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो पाया जाएगा, उसमें वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आएंगी। उस ग्रुप को हम कहते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होता है मॉलिक्यूल का। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप कुड बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स, फंक्शनल ग्रुप कुड बी अ डबल बॉन्ड, कुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। इंशाल्लाह वन बाय वन आप एग्जांपल देखते जाएंगे डिफरेंट, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडीज है दैट इज बेसिकली अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। जितनी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है कि उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली डिसाइड करती है। फैमिली मीन आइदर इट बिलोंग्स टू अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन, अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम आगे भी इंशाल्लाह देखते हैं। अब तक almost 6 million organic compounds they are known, and only a handful of functional groups are known. Each functional group serves to define a family of organic compounds. Let me explain you. You can see on your screen the list of functional groups. This table on your textbook, page number 146, table number 7.2. This table contains a list of functional groups. इसमें आप देखिए गौर से, if you have a single bond, the family class of compound will be called as alkane. Hydrocarbons की बात हो रही है. If you have double bond, they will be named as alkene. If you have triple bond, the family of organic compound will be named as alkyne. And if you have halogens like chlorine, chlorine, bromine, iodine, halogens आपको पता है 7th group in periodic table है. They will form alkyl halide. Means ये alkyl halide बनेंगे बेटा like derivatives from alkane, alkene, alkyne. जैसे अब आपके पास एक सिंपल अल्केन है, इथेन CH3CH3. अब लास्ट वाले CH3 का एक हाइड्रोजन रिमूव करें, वहां पर अगर क्लोरीन आकर अटैच हो जाए, द कंपाउंड विल बिकम CH3CH2Cl. ठीक है. नो, इट्स नॉट एन अल्केन, इट्स एन अल्काइल हैलाइड. तो हैलोजन की प्रेजेंस से, हैलोजन के आने से, क्लोरीन ग्रुप के अटैचमेंट से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. सिंपल इथेन से इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी. वी विल से क्लोरीन इज इट्स फंक्शनल ग्रुप. सिमिलरली आप इसमें क्लोरीन की जगह इफ OH ग्रुप गेट्स अटैच्ड, इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है, इसका नेम ही चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम एन अल्कोहल और अल्कनोल. अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत तरह से केमिकल रिएक्शन देते हैं. तो एक ग्रुप की आने से उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी, पूरी फैमिली नहीं बनगी. तो इट विल बी नेम्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप. ठीक हो गया. इसी तरह से NH2, the family will be named as amine. If in place of NH2 you attach NH, then the family will be named as imine. Similarly, if two R group are attached with the help of an oxygen, यानी ROR, R फॉर अल्काइल. अल्काइल कब बनता है? जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, लाइक मीथेन CH4. अब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, इट विल बिकम मिथाइल R. ठीक है. तो एक साइड पे आप R और फिर ऑक्सीजन फिर R, ये चेन बने तो एक नई फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बन जाती है. इट इज नेम्ड एज ईथर. ईथर के बाद नेक्स्ट ग्रुप आपके पास आ जाता है फॉर्माइल ग्रुप, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है. और यानी अगर आप R के साथ O की बजाय CHO अटैच कर दें, इट विल बिकम एन एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड फैमिली एक अलग फैमिली है. एल्डिहाइड का पूरा चैप्टर है आपकी इस बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 12. इंशाल्लाह उसमें डिटेल में आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को देखेंगे. कीटोन्स में अब CHO की बजाय अगर R के साथ सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप, ये तो बेटा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इट इज नेम्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप.
ये अटैच कर दें, द फैमिली विल बिकम कीटोन, RCOR। द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप इसे बहुत अच्छी तरह से फैमिली ने एसिटिक एसिड आप बहुत इनिशियल स्टेज पे देख लेते हैं, CH3COOH। तो अगर आप R के साथ COOH ग्रुप अटैच कर दें, द न्यू फैमिली दैट यू गेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कानोइक एसिड। इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। कुछ COOH ग्रुप के आने से एक पूरा अल्केन जो है उसकी एक स्पेसिफिक नई क्लास बन जाएगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी। तो COOH will be named as its functional group। ठीक है, इसी तरह से एसिड हैलाइड में कार्बोनाइल जो ग्रुप है आपके पास, उसके साथ X यानी हैलोजन अटैच होगा। एसिड एमाइड में इसी तरह से COO, लेकिन एमाइड है तो NH2। एस्टर ग्रुप में RCOR। आपने देखा ROR वाज ईथर, ठीक है, RC, इसके बाद आपके पास ROR वाज ईथर, RCOR वाज कार्बोनाइल और कीटोन, ठीक है, RCHO was aldehyde, RCOOH was carboxylic acid। No, RCOOR, this is called as esters। esters आपने बड़ी डिटेल में फर्स्ट ईयर में भी देखे हैं रिएक्शंस। आप जब एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रिएक्शन सारे केमिकल रिएक्शंस आपने देखे हुए हैं। इस पर मरकेप्टो, मरकेप्टो को फैमिली होगी जिसमें SH फंक्शनल ग्रुप होता है, सियानो में C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप होता है, नाइट्रो में NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वो स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी प्रेजेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाए जो उसको डिफरेंशिएट करें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, दैट ग्रुप विल बी नेम्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हर बार जो है वो मोस्टली पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कुड कम इन शॉर्ट क्वेश्चंस और कुड कम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, दोनों सूत्रों में आ सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। यू ऑल नो, यू आर वेल फेमिलियर विद द एलिमेंट कार्बन। कार्बन आपको पता है, कार्बन का टॉपिक नंबर 6 है। उस लिहाज से अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप इसके जितने भी शेल्स हैं उनमें आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने ये बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में सीखा है कि किस तरह से शेल और सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपने वो रूल्स भी सारे पढ़े, होम्स रूल, ऑफ व्यू प्रिंसिपल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। उसके बाद वो पढ़ने के बाद आपने फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखी। ठीक है, किस तरह से कोई भी अगर एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर बताया जाए तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से बता सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एटॉमिक नंबर है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन को which shall occupy how many electrons। ठीक है, अब कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 6 की, तो 1s2 2s2 2p2 आपके ख्याल में, तो दैट मीन आप हमेशा कहते हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो लेट मी एक्सप्लेन यू, जब हम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल इट मेक, कितने बनाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है ना, वैलेंस शेल में उसके हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं। अब वो कहते हैं कि अपेरेंटली तो आपको लगता है कि कार्बन जो है इट इज अ डाइवैलेंट, दो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है 2p है, क्योंकि 2s तो कंप्लीट है तो 2p2 है। बट कार्बन जो है इट फॉर्म्स, इट इज अ टेट्रावैलेंट, चार बॉन्ड बनाता है। तो इट वाज assumed or it was a fact that one of the electron from the 2s orbital is promoted to an empty 2p z orbital giving the electronic configuration। यानी अगर एक 2s2 कंप्लीट था, 2p2 था, तो और 2p2 जो होगा वो आपको पता है 2px1 2py1 होगा, क्योंकि आपने वो रूल पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, दे प्रेफर टू लिव सेपरेटली इन सेपरेट ऑर्बिटल। ठीक है, प्रेफर टू लिव सिंगली और इंडिपेंडेंटली इन सेपरेट ऑर्बिटल, आइदर टू लिव इन द सेम ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, वो अलग अलग में रहना पसंद करते हैं, ना कि एक ही में ऑपोजिट स्पिन के साथ, वो अलग अलग में सेम स्पिन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो अब 2s से एक ऑर्बिटल प्रमोट हो गया, अगर 2p में चला गया तो 2s1 हो जाएगा, और 2px1 तो पहले 2px1 पहले ऑक्युपाइड था, 2pp1 भी पहले ऑक्युपाइड था। अब s से जो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आएगा, इट विल गो टू द 2pz1। ठीक है, अब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन कार्बन इस स्टेज में होता है, जो नॉर्मली जब आपको बताया जाए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करें, आप सिंपली कहते हैं 1s2 2s2 2p2, तो ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। तो प्रमोशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन की
होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की स्टेट आएगी, इट विल बी नेम्ड एज एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से आप इसका बैलेंस शेल कौन सा होता है, बैलेंस शेल हमेशा आपने नंबर से बताना है, ऑर्बिटल्स नहीं देखना कि एस आप कहते हैं इसका पीजी है या पी वाई है, इसका बैलेंस शेल 2 है और 2 के अंदर सब शेल्स कितने हैं, 2s और 2p टोटल। ठीक है, तो s में 1 है, px1 py1 pz1, तो टोटल इसके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट नाउ, so tetravalence of carbon but these 4 valences will not be equivalent। अब है इक्विवेलेंट कैसे नहीं है, ये बात क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट इस तरह से नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक p x में है, एक p y में, एक p z में। अब आपको पता है कि सबकी शेप डिफरेंट होती है, s राउंड शेप में होता है, p x और एक्सिस पे लाइव करता है, p y और पे, p z और पे, तो ये इक्विवेलेंट तो नहीं है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसने कहा कि जब कार्बन लेकिन 4 बॉन्ड बनाता है जैसे मीथेन में, उनकी नेचर तो सेम है, तो हाउ इट कम्स के इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं वो सेम इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन बाद में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सारी इक्विवेलेंट है। इस चीज को एक्सप्लेन किया है थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वैलेंस शेल वाले 2s 2px 2py 2pz of 4 atomic orbital of carbon belonging to valence shell, they are mixed in different ways, ठीक है, and they give rise to the 4 new orbitals. The 4 new orbitals formed will be named as hybrid orbital and this process will be called hybridization। यानी होता ये है कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स होते हैं ना बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर 4 ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाएगा और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाएगा। और जो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मीन हैविंग इक्वल एनर्जी, ठीक है, उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, इक्वल एनर्जी एंड सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स है, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। सो अब तक अगर आपको मैं दोबारा से बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप ये कहेंगे कि कार्बन से इस थ्योरी का, कार्बन जो है दैट इज पहले ये समझा जाता था डाइवैलेंट है, लेकिन वो 4 बॉन्ड बनाती थी और वो चारों बॉन्ड उसके एक जैसे होते थे। जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी गई उसके बैलेंस शेल के जो 4 ऑर्बिटल है 2s 2px 2py 2pz वो चारों सिंगली उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन वो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, वो एक s है, एक x है, एक y पे, एक z पे है। तो वाई इज इट पॉसिबल कि चारों बनने वाले जो नए बॉन्ड होंगे वो सेम होंगे, वो इक्विवेलेंट होंगे। तो उसे नई थ्योरी ने एक्सप्लेन किया जिसको थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन की ये चारों ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर 4 ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं और वो जो चारों नए बनने वाले ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मींस हैविंग इक्वल एनर्जी। और वो इस तरह बिल्कुल उन चारों बनने वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। जब चारों एक जैसे हो गए तो 4 बनने वाले बॉन्ड भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज आप कर सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट यानी फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू फॉर द मिक्सअप ऑफ दीस ऑर्बिटल्स। बेटा जब भी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों होती है, तो उसकी वजह से एटम जो है वो गेट एक्साइटेड और उसके रिजल्ट में इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, वैसे आगे ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके अकॉर्डिंगली बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द कार्बन इज अटैच्ड विद 4 एटम्स। sp3 का मतलब है 3 p और 1 s, टोटल कितनी हो गए 4 तो 4 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हमने एक्सप्लेन करनी है। इसमें बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन इज अटैच्ड विद 4 एटम्स, ऑल दिस 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स are mixed together to give rise to the 4 new equivalent hybrid atomic orbitals having the same shape and same energy. Okay, same shape or same energy, and they will be named as degenerate orbitals. This mode of hybridization is called as tetrahedral or sp3 hybridization. आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं S is of round shape, then px, py, y axis पे pz। जब ये चारों मिक्सअप होंगे तो बेटा आप देखिए चारों नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की शेप बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये आप पूछ सकते हैं कि एक साइड इसकी देखिए आप ज्यादा लार्ज और एक स्मॉल है, इसकी रीजन ये है कि P3 है और S1 है। ठीक है, so that's why the final shape of 4 sp3 hybrid orbital will be like this, then they will arrange themselves in the span at definite angle। और वो आप
अपने आप को एंगल 109.5 पे जो है वो अरेंज करते हैं कार्बन के, ठीक है, साथ, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब उसको देते हैं। अब आपने देखना है कि जब भी कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इन चारों में से हर एक ऑर्बिटल जो है इट विल ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो मीथेन की है, CH4। अभी आप नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको मीथेन को देख सकते हैं। मीथेन का ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसमें सेंटर में कार्बन है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके इर्द-गिर्द है, sp3 हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम बेटा sp3 होगा, बिकॉज़ each hybrid orbital is formed by equal contribution of 3p and 1s atomic orbital. Okay, तो इसमें ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का होगा 1s। ठीक है, तो द शेप ऑफ मीथेन जो है, हाइड्रोजन का 1s इसलिए होगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1s नहीं लाया करता है। ठीक है, और जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका सेकंड एग्जांपल अल्केन की फैमिली से इथेन है, जिसमें आपको पता है CH3 CH3। अब कार्बन देखें, हर कार्बन के लिए ये तीन ऑर्बिटल्स जो है sp3 और सेंटर में एक बनाया हुआ है sp3 उसके ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा। होता यह है कि बेसिकली दोनों कार्बन जो है वो आपस में पहले अपना एक sp3, इस कार्बन का ए का स्पोज, वन इज ए है वन इज बी, और बी जो है वो अपना sp3 एक sp3 से ओवरलैप करेगी, sp3 ओवरलैपिंग से बनेगा वन सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन के पास बच गए, कार्बन ए के पास भी 3 sp3 और कार्बन बी के पास भी 3 sp3। अब कार्बन ए की जो तीनों sp3 हैं दे विल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम, तो ये बन गया CH3 एक साइड पे। अब C दूसरी C के साथ कनेक्टेड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, और दूसरी तरफ दूसरी कार्बन की बी के पास भी तीन जो है वो sp3 हैं, दे विल आल्सो ओवरलैप द 1s ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इन मीथेन एंड इथेन देयर एग्जिस्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द लास्ट वन इज द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले ही आपको थोड़ा सा बता दिया है कि इट इज नेसेसरी टू आंसर an important question from where does the energy comes to excite the carbon atom। कि कार्बन एटम हमने कहा ना, वन इज ग्राउंड स्टेट और वन इज एक्साइटेड स्टेट, तो वो कहते हैं कि अगर आप इसको डाइवेलेंट फोर्स करते हैं तो उस वक्त तो रिलीज करेगा, and before excitation carbon should make two covalent bonds releasing an adequate amount of energy, लेकिन after excitation it will form four covalent bonds। ठीक है, अब चार बनाएगा और वो that amount of energy जो है that is enough to excite the carbon atom, तो easily excitation हो जाएगी हाइब्रिड, और उस एनर्जी से हाइब्रिडाइजेशन होगी और बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगी। टेट्रावेलेंट कार्बन एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन अ डाइवेलेंट कार्बन एटम। इसकी रीजन क्या है बेटा, इसलिए कि टेट्रावेलेंट कार्बन एटम इज मोर स्टेबल देन अ डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मीन जब वो दो बॉन्ड बनाएगा, और टेट्रावेलेंट जब वो चार बॉन्ड बनाएगा। टेट्रावेलेंट ऑब्वियसली डाइवेलेंट से ज्यादा स्टेबल है, और उसकी रीजन ये है कि टेट्रावेलेंट के केस में चार बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और आपको पता है कि बॉन्ड और फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज आउट होगी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा stable होगा। ठीक है, hope you all have understand the today's lecture. If you have any question you can ask me in the WhatsApp group.